मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ लॉ ऑफ टोर्ट्स, अपकृत्य का सिद्धांत या रॉन्ग का सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको किसी गलत कार्य करने पर किस प्रकार की प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को कोर्ट में आदेश दिया जाता है या किस प्रकार की आपको समस्याएं देखने को मिलती है किसी भी कोर्ट में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज स्टडी करेंगे लॉ ऑफ टोर्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसे 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स और मैं CK यादव। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ टोर्ट्स में इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स के साथ, मतलब जो हमारे मोटर व्हीकल्स के जितने भी रूल्स होते हैं उन सब के साथ हम लोग आज इसे स्टडी करेंगे और कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो हमें मोटर व्हीकल्स के रूल्स को अवेयर कराते हैं विथ होल डेफिनेशंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग एवोल्यूशन ऑफ लॉ टोर्ट पढ़ेंगे एंड डेफिनेशन नेचर स्कोप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट टोर्ट के, ठीक है। उसके साथ में यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में हम लोग वायलेंटी एंड नॉन वायलेंटी इंजरिया पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेजन पढ़ेंगे, इम्यूनिटी एंड इट्स रिलेशंस पढ़ेंगे और साथ में फोर्थ फिफ्थ टोटल इसके 6 एक्ट होने वाले हैं। आज हम सभी महामैराथन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेजर टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट का वो आपका रिलेटिव रहेगा एवोल्यूशन ऑफ टोर्ट, ठीक है। टोर्ट का एवोल्यूशन कहाँ से कहाँ कब तक हुआ और क्या किस तरीके से वो आगे हमारे सामने आई। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में एंड फिर उसके बाद इंडिया के बारे में कि इंग्लैंड में किस तरीके के फॉर्म एक्शन होते थे किसी भी टोर्ट को लेकर के, स्पेसिफिक रेमेडीज क्या क्या हैं, किस प्रकार से आपको रेमेडीज प्राप्त होती हैं इन सभी चीज़ों में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन, नेचर और स्कोप और ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं टोर्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ टोर्ट। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि टोर्ट की परिभाषा, मतलब टोर्ट के बारे में इंग्लिश में क्या बोला गया या टोर्ट इंग्लिश को किस तरीके से डिफाइन करता है इसके बारे में देखते हैं। इंग्लिश टोर्ट लॉ कॉन्सर्न सिविल रॉन्ग, मतलब इंग्लिश जो टोर्ट लॉ है वो क्या मानता है, कॉन्सर्न करता है कि टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्रिमिनल रॉन्ग, और इसे डिस्टिंग्विश करता है किसे, क्रिमिनल रॉन्ग को, मतलब यह क्रिमिनल रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करता है। एंड इन द लॉ ऑफ इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड की लॉ है, ठीक है बेटा, एंड वेल्स एंड सम रॉन्ग आर द कंसर्न ऑफ द स्टेट्स, और कुछ ऐसे स्टेट के भी रॉन्गनेस होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं लॉ ऑफ टोर्ट में। एंड सो द पुलिस कैन इन्फोर्स द लॉ ऑन द रॉन्ग ड्यूज, और इस कार्डवर्स जो पुलिस होती है वह रॉन्ग ड्यू पर वह लॉ इन्फोर्स करता है, ठीक है। इन द कोर्ट, और कोर्ट में इन अ क्रिमिनल केस, और वह कब चलता है, क्रिमिनल केस में टोर्ट की स्थिति चलती है। अ टोर्ट इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय द पुलिस, टोर्ट कभी भी पुलिस के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी पुलिस उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता किसी भी टोर्ट को, ठीक है। टोर्ट को ओनली इन्फोर्स कौन कर सकता है, सिविल एक्शन पर, मतलब यह सिर्फ सिविल एक्शन पर ही क्या होता है, टोर्ट लागू किया जाता है अगेंस्ट सिटीजन, अगेंस्ट अनदर्स एंड द ट्राइड इन द कोर्ट, सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द जजेज, मतलब सिर्फ टोर्ट को कहाँ लागू किया जा सकता है, सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द जजेज, अर्थात जज के सामने, वो भी कोर्ट में, ठीक है। ओनली रेयरली इन द सर्टेन केसेस ऑफ द डेफिनेशंस विद द ज्यूरी, मतलब कुछ ही रेयर ऐसी केसेज होती हैं जिसमें पुलिस कर देती है, अदरवाइज ऐसा लागू नहीं है कि कोई भी टोर्ट अगर हो रहा है, कोई भी गलती कार्य हो रही है तो वहाँ कोई भी पुलिस कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उसे पकड़ करके जज के पास लेकर जाएगा। एंड फॉलोइंग रोमन लॉ में हम लोग देख लेते हैं कि जो रोमन लॉ है उसमें किस प्रकार के आपका एक्सप्लेन किया गया है टोर्ट को। तो फॉलोइंग रोमन लॉ की बात करें तो द इंग्लिश सिस्टम्स हैज़ लॉन्ग बीन
हैज़ लॉन्ग बीन बेस्ड ऑन द क्लोज सिस्टम्स। जो इंग्लिश सिस्टम्स है वो उसके बहुत करीब है रोमन लॉ के, ठीक है, मतलब रोमन लॉ पर ही आधारित इंग्लिश सिस्टम भी है। एंड नॉमिनेट टोर्ड्स, उसे टोर्ड के नाम से भी जाना जा सकता है। मतलब इंग्लिश लॉ और आपका रोमन लॉ दोनों सिमिलरिटी रखते हैं किसी भी टोर्ड को लेकर के। एंड एज ट्रेपास बैटरी एंड कन्वर्सेशन, और इस तरीके से वो ट्रेपास बैटरी करते हैं कन्वर्सेशन को लेकर के। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्टल लीगल सिस्टम्स, और यह लीगल सिस्टम से कॉन्ट्रेस्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं। विच हैड सिंस एडॉप्टेड मोर ओपन सिस्टम्स ऑफ टोर्टियस एंड लिबर्टीज, और वह टोर्ट के विभिन्न प्रकार के लाइबिलिटीज को सिस्टम को ओपन तरीके से बताते हैं। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ टोर्ट के कई प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। विच लीड बैक्स टू द सिस्टम्स ऑफ सेपरेशन काजेज ऑफ एक्शंस, जो किसी न किसी तरीके से काजेज ऑफ एक्शन के सेपरेट करता है किसी भी कार्य को। एंड द टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज हाउ एवर इंक्रीजिंग इन इम्पॉर्टेंस ओवर अदर टाइप्स ऑफ टोर्ट, और इस तरीके से वह जो होता है वह इंक्रीज करता है कि महत्वपूर्ण कौन कौन से टोर्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रोवाइडिंग अ वाइड स्कोप्स ऑफ प्रोटेक्शंस, और इस तरीके से जो प्रोवाइड करता है कि एक स्कोप प्रोटेक्शन को, मतलब यदि आप जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ए ने बी को हानि पहुंचाई, तो वहाँ पर हानि पहुंचाने का मतलब ये रॉन्गनेस ही क्या है, टोर्ट है, ठीक है। और अगर ये टोर्ट से डरेगा तो कभी भी उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, और इस अवस्था में वह टोर्ट से बच जाएगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग टोर्ट इंडियन पर्सपेक्टिव, मतलब भारत में जो टोर्ट है वह किस तरीके का है या किस तरीके की वह अप्रोच रखती है इंडियन टेरिटरी में। तो टोर्ट लॉ इज in India is the relatively new common law development supplemented by codifying statutes including statutes and governing demand। मतलब जो इंडिया है, इंडिया में वह एक न्यू फॉर्म के रूप में आई है जिसे सप्लीमेंटेड किया गया, हर एक कोड के रूप में उसे सप्लीमेंट किया गया कि आईपीसी सीआरपीसी के इंक्लूडेड यह भी आएगा जो डैमेज को गवर्न करेगा, ठीक है। मतलब जितनी प्रकार की आपकी डैमेजिंग होंगी वो सभी क्या होंगी, गवर्न करेंगे इस टोर्ट के अधीन। वाइल इंडिया जनरली फॉलोज द यूके अप्रोच, और जो इंडिया है वह जनरली रूप से यूके के रूल्स को मानती है, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जो अप्रोच हैं टोर्ट को लेकर के वह गवर्न करती है, उसे मानती है। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेज विच में इंडिकेट्स जुडिशली एक्टिविटीज, और इस तरीके से वह अलग अलग प्रकार के इंडिकेट्स को जुडिशली सिस्टम को दिखाती है। फिर भी आज उसे अलॉट किया गया है कि टोर्ट इज ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी, मतलब टोर्ट का सिर्फ मतलब इतना होता है कि यदि किसी की ड्यूटी को आपने ब्रीच किया, तोड़ा, तो वो क्या होगा, वो आपका टोर्ट होगा। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आप इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें, और विच हैज़ कॉज डैमेज विच हैज़ कॉज डैमेज टू प्लेंटिफ गिवन राइज टू सिविल काज ऑफ एक्शंस एंड फॉर विच रेमेडीज इज अवेलेबल्स। मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति को डैमेज करते हैं या किसी भी व्यक्ति के कागज को डैमेज करते हैं तो इस अवस्था में प्लेंटिफ आपका अवेलेबल होता है रेमेडी के लिए, ठीक है। इफ़ देयर इज नो रेमेडी इट कैन बी कॉल्ड अ टोर्ट, मतलब यदि आप किसी प्रकार के रेमेडी को नहीं भरपाई करते तो इस अवस्था में वो क्या कहलाएगा बेटा, वो टोर्ट कहलाएगा। बिकॉज द इसेंस ऑफ अ टोर्ट इज टू गिव रेमेडी टू अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड इंजरी, मतलब टोर्ट का तात्पर्य यही होता है कि यदि आप किसी का डैमेज करते हैं तो उस अवस्था में आप लाइबल होंगे किसी व्यक्ति की इंजरी को कंप्लीट करने के लिए, जो आप रेमेडी के लिए लाइबल किए जाएंगे। अब जरा देख लेते हैं कि टोर्ट के बारे में इंडिया में सामान्य रूप से क्या कहा गया है। टोर्ट लॉ इन इंडिया, जो टोर्ट लॉ इन इंडिया है लाइक हर कॉमन लॉ काउंटर पार्ट्स स्टेम्स फ्रॉम बोथ स्टैट्यूट्स इन कॉमन लॉ, मतलब कॉमन लॉ में यह टोर्ट आसानी से ऐड किया जाता है बिना किसी डिफ़िकल्टीज के। स्टैट्यूट्स की बात करें तो सिमिलर टू अदर कॉमन लॉ होता है, ठीक है, अदर कंट्रीज़ की तरह, मतलब अदर लॉ कंट्रीज कॉमन लॉ की तरह वो भी सिमिलर है। एंड टोर्ट लॉ हैज़ बिन कॉन्डिफाइड एंड फर्दर मोस्ट एंड द इंडियन पेनल कोड क्रिमिनलिसेस सर्टेन्स अक्रॉस द टोर्ट लॉ, मतलब जितने प्रकार के आपके इंडियन पेनल कोड हैं उन सभी के इंक्लूडेड में आपका टोर्ट भी ऐड किया गया है,
ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि जितने भी आप आईपीसी सीआरपीसी में जितनी भी धाराएं हैं सब किसके अंतर्गत आएंगी, टोर्ट के अंतर्गत आ जाएंगी। अब जरा बात कर लेते हैं कॉमन लॉ की, कि इंडिया में जो यह टोर्ट है, ठीक है बेटा, वो रिलेटिवली यंग एरिया ऑफ लॉ है। मतलब टोर्ट सिर्फ एक यंग एरिया ऑफ लॉ है और कुछ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम रेफरिंग्स टू लोकल्स जुडिशियल्स precedents courts having readily referred to case law from the common law jurisdictions and such a UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जो हैं, जिस प्रकार के उन्होंने सिर्फ एक कॉमन लॉ के लिए मतलब जो भी जितने भी मतलब धाराएं थीं सबको एक किया गया, सिर्फ इसलिए कि जो भी यदि आप गलत काम करोगे तो वह लॉ ऑफ टोर्ट होगा, ठीक है। चाहे आप किसी की ड्यूटी करिए या उसके किसी भी चीज़ को हनन करिए या उसके हानि पहुंचाइए, तो इस अवस्था में वो हमेशा क्या होगा, टोर्ट होगा, चाहे आपको आईपीसी या सीआरपीसी के तहत ही सज़ा क्यों ना दी जाए। मतलब जितने भी आपकी सज़ा दी जाएगी वो सभी किसके अंतर्गत होगी, आपका टोर्ट के। आगे बात करते हैं रिलेवेंट लोकल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस। तो आप सभी को मैंने बता ही दिया कि आईपीसी सीआरपीसी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी फॉरेन लीगल लॉ हैं जो आपके रेफरेंस करते हैं किसी भी जुडिशरी सिस्टम को या किसी भी तरीके से आपको पनिश करने की कोई भी बात कर दी जाती है, तो वो सभी क्या होती है बेटा, वो सभी टोर्ट के अंतर्गत आती है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है ऑफ टोर्ट का, टोर्ट का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग टोर्ट के बारे में जानते ही नहीं कि टोर्ट क्या है, टोर्ट क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टोर्ट होता क्या है वास्तविकता में। टोर्ट इज अ सिविल लीगल रॉन्ग। जरा देखिए टोर्ट क्या है बेटा, टोर्ट एक सिविल और लीगल रॉन्ग होता है। मतलब किसी प्रकार से आप कोई भी किसी दूसरे पर्सन के राइट्स को या उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ब्रेक करते हैं तो उस अवस्था में वो हमेशा टोर्ट होगा, ठीक है। चाहे आपको सिविल लॉ के तहत ले जाया जाए चाहे क्रिमिनल लॉ के, लेकिन वास्तविकता यह दी गई है कि मेजर में कि सिविल लॉ ही, सिविल अगर आप रॉन्गनेस करते हैं तो ही टोर्ट होगा, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट ब्रीच करता है, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है ऑफ सिविल लॉ के। मतलब सिविल लॉ का इंपॉर्टेंट ब्रांच क्या है, टोर्ट। द वर्ड टोर्ट इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। मतलब टोर्ट जो है वह लेटिन वर्ड से आया है जिसका नाम था टोर्टस, ठीक है। टोर्टस लेटिन वर्ड से यह लिया गया है, डिराइव किया गया है। विच मीन्स ट्विस्टेड, जिसका मतलब था ट्विस्टेड, मतलब होता है और कुक्ड एक्ट, मतलब कुछ गलत कृत करना या सीधा ना रहना। इन इंग्लिश मीन्स, इंग्लिश में जिसका मतलब होता है रॉन्ग, गलत। द एक्सप्रेशन टोर्ट ऑफ इज ऑफ फ्रेंच ओरिजिन्स। और इस तरीके से टोर्ट का जो ओरिजिन है वह फ्रेंच से माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द टर्म टोर्ट मीन्स अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन्स। तो इस तरीके से टोर्ट का मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति के द्वारा रॉन्गफुल एक्ट किया गया चीज़ क्या है, टोर्ट है। काजिंग इंजरी और डिमांड्स टू अनदर्स, जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति इंजरी होती है या डैमेजेज होती हैं। एंड दियर बाई द इंजर्ड इंस्टीट्यूट्स एंड एक्शंस इन सिविल कोर्ट फॉर द रेमेडी। और इस तरीके से वह सिविल कोर्ट के तहत वह रेमेडी के लिए लायबल होता है और अंत में वह अपने डैमेजेज के लिए इंजेक्शंस और रिस्टिट्यूशंस टू प्रॉपर्टीज और अदर अवेलेबल रिलीफ, उसे अन्य प्रकार के रिलीफ अर्थात अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है। तो इस अवस्था में वो टोर्ट है, ठीक है। जरा इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं कि टोर्ट की में कौन कौन सी ऐसी कॉमन सी चीज़ें हैं। तो लॉ ऑफ टोर्ट वॉज इट ऑरिजिन टू द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। मतलब लॉ ऑफ टोर्ट का वास्तविकता में जन्म कहाँ हुआ था, लॉ ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन द यूके एंड यूएसए एंड अदर एडवांस्ड कंट्रीज। और इस तरीके से वह आगे चल करके यूके, यूएसए और अदर एडवांस्ड कंट्रीज में यह क्या हुई, डेवलप्ड हुई, विकास हुई। एंड इन इंडिया, और भारत में लॉ ऑफ टोर्ट इज नॉन कॉन्डिबल्स लाइक्स अदर ब्रांचेस ऑफ द लॉ। मतलब इंडिया में भी यह अदर ब्रांचेज ऑफ लॉ के तहत अलाउ किया गया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन पेनल कोड 1860 में इसको टोर्ट के इंक्लूड रखा गया। मतलब हमने बताया ना कि जितने प्रकार के आप टोर्ट, जितने प्रकार के आप गलतियाँ करोगे, रॉन्गनेस करोगे, वो सभी जितने भी आपको जस्टिस की जाएगी, जस्टिफाई की जाएगी या डैमेज या रिलीफ की बात की जाएगी, तो हमेशा जितने भी इंडियन पेनल कोड में या आईपीसी सीआरपीसी में जितने भी धाराएं हैं जो भी आपको लागू करते हैं किसी प्रकार के एक्ट के लिए, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, टोर्ट के आधार पर भी आपको सज़ा दी जाएगी। अब ज़रा आगे बात कर लेते हैं।
अब जरा बात करते हैं, देखो आप सभी जानते हैं कि जो रॉन्गनेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। रॉन्गनेस आपकी 2 टाइप्स की होती है, या प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, ठीक है। तो पब्लिक रॉन्गनेस क्या होता है और प्राइवेट रॉन्गनेस क्या होता है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिमिनल इज ए पब्लिक रॉन्ग, मतलब आप कोई क्राइम करते हैं तो क्राइम वो क्या है, पब्लिक रॉन्गनेस है। मतलब किसी प्रकार का आप यदि क्राइम करोगे तो क्या होगा बेटा, वो हमेशा पब्लिक रॉन्गनेस होगा। और इसके तहत आपको आईपीसी धारा 60 के तहत 1860 इसके तहत आपको सज़ा सुनाई जाती है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका पब्लिक रॉन्गनेस, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, प्राइवेट रॉन्गनेस क्या होता है। प्राइवेट रॉन्गनेस मतलब ऐसी चीज़ें जो आपका पब्लिक ना होकर के किसी एक सीमित संस्था तक रहे, तो प्राइवेट रॉन्गनेस कहलाता है। अर्थात जो टोर्ट है वो आपका वो क्या है, वो प्राइवेट रॉन्गनेस है। और पब्लिक रॉन्गनेस क्या है, आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये आपके पब्लिक रॉन्गनेस है। और टोर्ट क्या है, प्राइवेट रॉन्गनेस है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कार खरीदा, ठीक है, मैंने एक कार खरीदा, मेरा नाम पी है, और ए ने इस कार को डैमेज कर दिया। तो इस अवस्था में ये क्या है, मेरी कार प्राइवेट थी ना, प्राइवेट पर्सनल। तो इस अवस्था में ए ने क्या किया, यहाँ ए ने टोर्ट किया, ठीक है। तो ए ने जो टोर्ट करेगा इसके तहत इसे जो भी सज़ा दी जाएगी, लेकिन वो सिविल कोर्ट में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने आईपीसी और सीआरपीसी के तहत मुझे नुकसान पहुँचाया ना। तो इस अवस्था में वो क्या होगा, लॉ ऑफ टोर्ट होगा। और वो कौन सी रॉन्गनेस होगी, कौन सा टोर्ट होगा, प्राइवेट टोर्ट होगा और पब्लिक रॉन्गनेस होगी। और प्राइवेट टोर्ट होगा, लेकिन उसे सज़ा किसके तहत मिलेगी, पब्लिक रॉन्गनेस के तहत, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि अलग अलग प्रोफेसर्स ने इसके अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। तो जरा सा डेफिनेशन भी बहुत ही आवश्यक होता है। टोर्ट की डेफिनेशन याद करना बहुत ही ईजी है, वेरी ईजी है। आप सब लोग बस एक बार ध्यान से देखिएगा, मुझे निश्चिंत है कि आप इसे अवश्य याद कर लेंगे, बहुत ही बड़ी इशू नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो दिया गया प्रोफेसर वेनफील्ड के द्वारा। प्रोफेसर वेनफील्ड जो थे वो मानते थे कि जो आपके लाइबिलिटीज एरियाज हैं, लाइबिलिटी एरिसेस हैं फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटीज, मतलब यदि आप किसी प्रकार के ब्रीच करते हैं किसी भी ड्यूटीज को, वो फिक्स्ड बाय लॉ जो है, ठीक है। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सनल जनरली एंड इट्स ब्रीच ऑफ रिड्रेसेबल्स बाय एन एक्शंस फॉर द यूनिलिक्विडेट्स डैमेजेज, मतलब आप किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के पर्सनल के जनरली उसके वर्क को या उसके कार्यों को ब्रीच करते हैं या डैमेज करते हैं, तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में सदैव आपका टोर्ट होगा। और ज़रा बात कर लेते हैं सर जॉन सेलमन के बारे में। तो सर जॉन सेलमन जो थे वो मानते थे कि जो टोर्ट है वो वास्तव में क्या है, सिविल रॉन्गनेस है, मतलब टोर्ट एज ए सिविल रॉन्ग। क्योंकि आप किसी प्रकार के जब भी रेमेडीज करते हैं, जब भी आप रेमेडीज के लिए लायबल होंगे तो कॉमन लॉ एक्शन होगा, ठीक है। और आप हमेशा कब रेमेडीज देंगे, जब आप डैमेज करेंगे। तो डैमेज हमें कैसा किसका करेंगे, किसी पर्सन का करेंगे, हमेशा पर्सन क्या होगा, कभी ना कभी आपका अटैच होगा इस धरती से, इस लोगों से, तो वह पब्लिक ही कहलाएगा। तो इस तरीके से वो पब्लिक या सिविल रॉन्गनेस माने। और उन्होंने बोला कि नॉट एक्सक्लूसिवली टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका टोर्ट नहीं होता, ठीक है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होता, ठीक है। अदर मेयरलीज इक्वल ऑब्लिगेशंस, और दूसरे इन सब चीज़ों को मानते हैं कि यदि यह नहीं है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कुछ अन्य प्रकार के जो उसके हैं डेफिनेशंस वो नीचे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टोर्ट है। द पर्सन्स हु कमिट्स और इज गिल्टी ऑफ अ टोर्ट इज कॉल्ड टोर्ट फेसर्स, मतलब कोई व्यक्ति यदि जो गलत करता है तो क्या कहलाएगा, वो टोर्ट फेसर कहलाएगा। एंड द पर्सन्स हु सफर्ड इंजरी और डैमेज बाय द टोर्ट फेसर इज कॉल्ड इंजर्ड, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को यदि चोटिल किया गया, बाधित किया गया, तो वो क्या होगा, वो इंजर्ड कहलाएगा। और क्या है, टोर्ट इज कॉमन लॉ टर्म एंड इट्स इक्विवेलेंट टू सिविल लॉ, और इसे क्या कहा जाता है, डिलिक्ट, मतलब यदि जो कुछ भी आपको डैमेजेज या जो भी टर्म हुई, जो भी सिविल लॉ हुआ, वो क्या कहलाएगा, डिलीट कहलाएगा। मतलब जैसे ए ने बी को मार दिया या ए ने बी को टोर्ट कर दिया, तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा आपका टोर्ट फियर्स कहलाएगा, ठीक है, टोर्ट फियर्स। एंड जो बी है, बी आपका क्या कहलाएगा, इंजर्ड कहलाएगा, क्योंकि बी को क्या किया गया, बी को इंजर्ड किया गया ना, डैमेज किया गया, और इस अवस्था में वो बी क्या कहलाएगा, इंजर्ड कहलाएगा। आगे बात करते हैं। इन जनरली द विक्टिम ऑफ द टोर्टियर्स
एक्ट इन द प्लेंटिफ्स इन द टोर्ट केसेस। मतलब इस प्रकार के जो भी प्लेंटिफ होते हैं, जो भी विक्टिम होते हैं, वो सभी क्या कहलाएगी, वो सभी टोर्ट केसेस के अंतर्गत आएंगी। एंड आगे बात करते हैं कि लिक्विडेट्स डैमेज क्या होता है, मतलब इस प्रकार के डैमेज क्या कहलाते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें आपका डैमेज हुज अमाउंट्स द पार्टीज डिस्टिगेंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यदि किसी दूसरे पार्टी के प्रति क्या किया गया, डिस्टिंगेंट किया गया ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के, और फॉर द इंजर्ड पार्टी कहा गया टू कलेक्ट एज द कंपनसेशंस अपॉन द स्पेसिफिक ब्रांच। मतलब यदि किसी प्रकार के आपको पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गई, तो इस अवस्था में आपका लिक्विडेट्स डैमेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये ए है और बी है। ए ने बी से बोला कि भाई मेरा एक मकान बनाना है, ठीक है, मेरा एक हाउस बनाना है, तुम यदि इसे 1 ईयर में कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, यदि तुम इसे कितने दिन में कंप्लीट कर दो, 1 ईयर में, तो मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। और यदि तुम 1 ईयर में नहीं कर पाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें मुझे उसका दोगुना पैसा लौटाना होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट बना। तो इस अवस्था में अगर मान लो जो बी है, ठीक है, जो बी है वो काम को कंप्लीट न कर पाए, मतलब अनकम्प्लीट हो, ठीक है, वो काम को कंप्लीट ना कर पाए, तो कंप्लीट ना करने की अवस्था में क्या होगा, तो इसमें आपका जो यह व्यक्ति होगा ए, वह 1 ईयर समाप्त होने के बाद लिक्विडेट डैमेज मांगेगा, किससे, बी से। क्यों, क्योंकि उसने 1 साल तो गवा दिए, लेकिन फिर भी उसका घर अभी तक बन करके कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस अवस्था में जो भी कार्य होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है टाइम बाय टाइम, तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विडेट डैमेजेस कहते हैं। समझ में आया इतना बेटा, आगे चलें। अगर ना समझ आए तो वीडियो पोस्ट करके फिर से आगे पीछे करके थोड़ा एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं, अनलिक्विडेड डैमेजेस। ये क्या होता है, एन अमाउंट वांट टू प्लेंटिफ in the lawsuits by the defendants that cannot be determined by the operations of law and such as the values of pain and the suffering in the tort of cases। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि अनकाउंटेबल, मतलब किसी अनकाउंटेबल तरीके से उसे ब्रीच कर दिया जाए या उससे कोई हानि पहुंचा दी जाए, तो इस अवस्था में अनलिक्विडेटेड डैमेज कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ए एंड बी। ए ने कहा कि भाई एक मेरा मशीन है वो बिगड़ गया है, ठीक है, मेरा मशीन बिगड़ गया है, आपको करना क्या है, इस मशीन को बना देना है। अगर आप इसे बना देते हो तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, कितना दूंगा, 1 करोड़, ठीक है। तो इस अवस्था में मान लो बी ने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगा, और यदि बी से यह ना बने, ठीक है, बी से यह ना बने, और इस अवस्था में एक ही कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ, ठीक है, कितने का, 10 करोड़ का। तो इस अवस्था में बी लायबल होगा किसी भी टोर्ट के लिए, क्योंकि उसने उस कंपनी को 1 करोड़ के लालच में 10 करोड़ का घाटा लगा दिया, ठीक है। तो ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेज होता है। आगे बात करते हैं, malice a condition of mind which prompts persons to the wrongful act willfully that is the purpose of the injuries and others। मतलब कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, ए ने एक बॉन्ड बनाया कि मेरा विल बनाने का बस मतलब मकसद इतना है कि मैं बी को बस परेशान करूं, ठीक है। तो इस अवस्था में जो टोर्ट होगा वो क्या होगा बेटा, वो आपका मेलिस कहलाएगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीके समझते चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर्ट वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, मेलिफिसेशन आप लोग जानते हैं, मिसफिसेशन जानते ही हैं, नॉन फिसेशन जानते ही हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टोर्ट, कि टोर्ट के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टोर्ट, मतलब टोर्ट के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ टोर्ट में अभी तक हम लोगों ने टोर्ट की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखी और कौन कौन से भाग देखे। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टोर्ट में कि कितने प्रकार के टोर्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला है इंटरनेशनल टोर्ट, नेलिगेशन टोर्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। ठीक है, ये सभी 3 पार्ट्स होते हैं टाइप्स ऑफ टोर्ट के, और उसके इंटरनेशनल के आपके 2 पार्ट्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा लॉ बीम्स, मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे चैनल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टोर्ट। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ टोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल टोर्ट की। ठीक है, इंटरनेशनल टोर्ट होता क्या है? एन इंटरनेशनल टोर्ट इज व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ द इंटायर पर्पजली इंगेज इन कंडक्ट दैट काजेज इंजरी और डैमेजेज टू अनदर्स। मतलब इंटरनेशनल लेवल से किसी भी व्यक्ति को यदि डैमेज या काजेज होता है, इंजरी होती है, तो इस अवस्था में इंटरनेशनल टोर्ट कहलाता है। फॉर द इंटेंस, जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्राइकिंग समवंस इन द फाइट would be considered an international act that would fall under the tort of battery, whereas accidentally hitting another persons would not qualify as internationals। मतलब क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को स्ट्राइक करता है या उसे इंजर्ड करता है तो वह इंटरनेशनल टोर्ट कहलाएगा, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। हाउएवर दिस एक्ट में बी कंसिडर्ड नेलिगेंट्स ऑफ इफ द पर्सन हिट वाज इंजर्ड। मतलब यदि कोई व्यक्ति को हिट किया गया और वो इंजर्ड हो गया तो इस अवस्था में नेलिगेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर होने पर इंटरनेशनल टोर्ट कहलाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं ऑल्दो, यद्यपि इट में सीम्स लाइक द इंटरनेशनल टोर्ट, मतलब यह तो महसूस ऐसा होता तो है कि यह इंटरनेशनल टोर्ट है, लेकिन जो आपके कैटेगरीज होती हैं क्रिमिनल केसेस की, वह इंपॉर्टेंस रखता है कि डिफरेंसेस क्या है दोनों में, मतलब दोनों में क्या क्या अलग अलग प्रकार डिफरेंसेज हैं। अ क्राइम कैन बी डिफाइंड एज रॉन्गफुल एक्ट दैट इंजरीज। मतलब कोई व्यक्ति यदि क्राइम होता है तो हमेशा रॉन्गफुल तरीके से इंजरी कहलाया जाएगा, इतना तो आप सभी समझ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी पर रखता है, मतलब आपका डिपेंड किस पर करेगा? इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब आप किस उद्देश्य से अपना काम कर रहे हैं, वही आपका मेन होता है इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। सॉरी इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और वाइल क्रिमिनल चार्जेस आर ब्रॉड बाय द गवर्नमेंट। मतलब यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली जो भी चीज़ क्रिमिनल करता है, क्राइम करता है, तो जो हमारे गवर्नमेंट होती है वो जो भी क्राइम आपके ऊपर अटैच कर दे, ब्रॉड कर दे, तो रिजल्ट फाइनली यही होगा कि आपको सेंटेंस जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, या टोर्ट हो सकता है, या आपको दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट के लिए, चाहे आप क्रिमिनल हो चाहे टोर्ट के लिए हो, तो आपका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पर होते हैं। अगला है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है? देयर इज ए स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट विच एवरी पर्सन इज एक्सपेक्ट टू फॉलो द लीगल ड्यूटीज। मतलब यह एक प्रकार का कोड है जो सभी लोग इसका फॉलो करते हैं अपने ड्यूटी के रूप में। ऑफ द पब्लिक टू एक्ट सर्टेन वे इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म टू अदर्स। मतलब इसमें लगभग रिस्क ऑफ हार्म जो होता है अदर को, वो बहुत कम चांसेस बनते हैं नेग्लिजेंस में, लेकिन फिर भी कभी कभी फेलियर हो जाता है टू द एदर्स टू दियर स्टैंडर्ड्स इज नोन एज द नेग्लिजेंस। तो जब कभी भी वो फेल्ड होगा तो उसके फेल होते ही तुरंत क्या होगा? नेग्लिजेंस हो जाएगा। और जैसे ही नेग्लिजेंस होगा तो नेग्लिजेंस इज फॉर द मोस्ट प्रिवेंट टाइप्स ऑफ टोर्ट। नेग्लिजेंस आपका टोर्ट का एक प्रकार का भाग होता है। अनलाइक इंटरनेशनल टोर्ट, जैसे कि आपका नापसंद किया जाता है इंटरनेशनल टोर्ट को, नेग्लिजेंस केसेस डू नॉट इन्वॉल्व डिलिब्रेट एक्शंस। मतलब नेग्लिजेंस ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी आपको इंटरनेशनल टोर्ट में भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी नेग्लिजेंस में कभी छोड़ा नहीं जाएगा। व्हेन एन इंडिविजुअल और एंटिटी इज केयरलेस
मतलब या जो भी आप केयरलेस करेंगे, कोई भी लापरवाही करेंगे तो फॉल्स प्रोवाइड करेगा आपके ड्यूटी को, और जो दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, इंजर्ड करेगा। मतलब जैसे ए ने बी ने, एक मान लीजिए व्यक्ति है और वह कार चलाते हुए जा रहा है और बी को उसने केयरलेस तरीके से मतलब गाड़ी को घुमाते हुए धक्का मार दी, तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में आपका नेग्लिजेंस होगा। ठीक है, तो इस अवस्था में आपको नेग्लिजेंस करने के जुर्म में आपको कुछ भी हो सकता है, कोई भी सज़ा दी जा सकती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है इसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में इस एब्सोल्यूट होता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पूरी तरीके से एब्सोल्यूट होती है, मतलब स्ट्रिक्टली पालन की जाती है किसी भी टोर्ट को लेकर के। एंड अप्लाइज टू केसेज वेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एन इंजरी, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई तो वहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज देखने को मिलती है। इंजरी अनदर पर्सनस नेग्लिजेंस डायरेक्टली फॉल्स, मतलब कोई व्यक्ति यदि डायरेक्टली फॉल्स कर देता है तो भी वहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। व्हाट मैटर्स इज दैट एन एक्शंस ऑकर्स द रिजल्ट्स इन द इवेंचुअली इंजर्ड ऑफ द अनदर पर्सनस, मतलब आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में यह देखा जाता है कि जैसे आप किसी व्यक्ति की तरफ जा रहे हो और आपको पता है कि यदि मैं तेज़ से जाऊंगा तो उससे धक्का लग सकता है या उसकी मौत हो सकती है, तो यदि आप ऐसे भी वर्क करते हो तो वो आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आएगी और इस तरह किसके तहत आपको सज़ा भी हो सकती है, वो भी अच्छी खासी। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोर्ट। टोर्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या टोर्ट के अंतर्गत क्या क्या डिपेंडेंट होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोर्ट में टोर्ट इज ए प्राइवेट रॉन्ग, मतलब टोर्ट एक प्रकार की प्राइवेट रॉन्ग होती है। ठीक है, विच इन्फ्रिंग्स द लीगल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब आपको इंडिविजुअल भी हो सकता है, अनइंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब आप साथ में मिलकर के भी जो भी कार्य करेंगे ग्रुप में स्पेसिफिक रिलीफ, वो भी टोर्ट कहलाएगा। द पर्सन हु इज कमिट्स टोर्ट, मतलब यदि कोई व्यक्ति टोर्ट करता है तो उसे टोर्ट फीसर कहते हैं और रॉन्ग ड्यूर कहते हैं, मतलब रॉन्ग ड्यूर के नाम से जान सकते हैं या टोर्ट फीसर के नाम से जान सकते हैं। अभी इसे हमने देखा। द प्लेस ऑफ ट्रायल इज सिविल कोर्ट, मतलब यह हमेशा कहाँ ट्रायल किया जाएगा, हमेशा सिविल कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा, मतलब इसकी सुनवाई कहाँ होगी, सिविल कोर्ट में। टोर्ट लिटिगेशंस इज कंपाउंडेबल्स, मतलब जो टोर्ट होता है वो कंपाउंडेबल होता है, संयुक्त रूप से होता है। द प्लेंटिफ कैन विड्रॉ द साइड फील्ड्स बाय हिम, मतलब वह अपनी किसी भी साइड फील्ड को देख सकता है। टोर्ट इज द स्पेसिफिक ऑफ सिविल रॉन्ग्स, टोर्ट वास्तव में एक सिविल रॉन्ग ही होता है। टोर्ट इज अदर दैन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट जो होता है वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अपेक्षा अलग होती है। द रेमेडीज इज टोर्ट, द रेमेडी इन टोर्ट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब यह अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की तरह हो सकता है, और अदर इक्वेटेबल्स रिलीफ्स टू द इंजर्ड, और इक्वेटेबल रिलीफ्स करता है किसी भी इंजर्ड पर्सन को। आगे बात करते हैं एलिमेंट या एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ टू प्रूव अ टोर्ट, मतलब किस प्रकार से आपका टोर्ट प्रूव होगा। सबसे पहली चीज़ एक्सटेंस ऑफ लीगल ड्यूटी फ्रॉम द डिफेंडेंट्स टू प्लेंटिफ, मतलब डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ के बीच में लीगल ड्यूटीज़ को एसेंशियल होना चाहिए। एंड उसमें दूसरी चीज़ ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया जाए। एंड तीसरा डैमेजेज एज प्रोक्सीमेट रिजल्ट होना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट भी आपका प्रोक्सीमेट या कोई हानि की तरह होना चाहिए, तभी आपका टोर्ट होगा। अब जरा इंपॉर्टेंट क्लास बात कर लेते हैं आज की। आपका जो टोर्ट होता है, टोर्ट और आपके क्राइम में क्या क्या अंतर होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है। तो चलो ये हम लोग देखते हैं कि टोर्ट और आपके क्राइम में क्या क्या अंतर होते हैं। तो डिस्टिंक्शंस बिटवीन टोर्ट एंड क्राइम, टोर्ट और क्राइम में क्या प्रमुख अंतर होते हैं। तो पहला जो टोर्ट है, लेस सीरियस रॉन्ग्स, जो आपका टोर्ट होता है बेटा वो कम सीरियस रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब टोर्ट को उतना ज़्यादा सीरियस रॉन्गनेस नहीं समझा जाता। आर द कंसिडर्ड एज द प्राइवेट रॉन्गनेस, बल्कि उसे एक प्राइवेट रॉन्गनेस की तरह देखा जाता है। एंड हैव बीन लेबल्ड एज सिविल रॉन्गनेस, और उसे वास्तव में कभी कभी सिविल रॉन्गनेस भी जाना जाता है। लेकिन जो क्राइम है, क्राइम को मोर सीरियस रॉन्गनेस माना जाता है, मतलब जैसे आप किसी का मर्डर कर दोगे तो वो क्या होगा, मोर सीरियस रॉन्गनेस होगा ना, तो हाँ मोर सीरियस रॉन्गनेस होता है क्राइम। एंड हैव बीन कंसिडर्ड टू द पब्लिक रॉन्गनेस, और इसे पब्लिक रॉन्गनेस के नाम से भी जाना जाता है। एंड आर नोन एज क्राइम्स, और उसे क्राइम्स
के नाम से जाना जाता है, मतलब जैसा कि क्राइम। सेकेंड, द साइट इज फिल्ड बाय द इंजर्ड पर्सन्स हिमसेल्फ, मतलब यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होता है। द केस इज ब्रॉट बाय द स्टेट, और यह केस आपका स्टेट के द्वारा देखा जाता है। एंड कंप्रोमाइज इज ऑलवेज पॉसिबल, मतलब टोर्ट में कभी भी कंप्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्राइम में एक्सपेक्ट इन सर्टेन केसेज, कुछ केसेस को छोड़ करके कंप्रोमाइज इज नॉट पॉसिबल, कंप्रोमाइज संभव नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें कंप्रोमाइज हो जाती है, जैसे कि आप ए व्यक्ति हो गया और ए बी है। यदि ए ने बी के घर से पैसे चुराए, ठीक है, तो चोरी वगैरह में तो भाई आप क्राइम कर रहे हो मान रहे हैं, लेकिन आप चोरी में कंपनसेशन कर सकते हो, कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ए ने बी को मार ही डाला तो इस अवस्था में कहाँ कंप्रोमाइज़ होगा भाई। तो कुछ केसेज में क्राइम में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कुछ में कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 की, द रॉन्ग ड्यूर पेज कंपनसेशंस। जो रॉन्ग ड्यूर होता है, जो गलत कार्य किया रहता है, वो हमेशा कंपनसेशन देता है टू द इंजर्ड पार्टी को। जैसे मैंने बताया ना कि ए हो गया, ये बी हो गया, ए ने बी को धक्का मार दिया, तो इस अवस्था में यदि बी की टांगों वगैरह टूट गई तो इस अवस्था में वह रॉन्ग ड्यूर होगा और इसके तहत उसे इंजर्ड के तहत कंपनसेशन देना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, रॉन्ग ड्यूर इज पनिश्ड, उसमें रॉन्ग ड्यूर सिर्फ पनिश किया जाता है। आगे 5th, अ पर्सन हु कमिट्स टोर्ट इज अ ट्रांसफियर्स। जो टोर्ट करता है उसे ट्रांसफियर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन जो क्राइम करता है उसे क्रिमिनल और ऑफेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसी नाम से, क्रिमिनल और ऑफेंडर्स। एंड 6, द रेमेडीज ऑफ टोर्ट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेज एंड अदर द इक्विटेबल्स रिलीफ ऑफ इंजर्ड, मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेजेज होता है और इसमें रिलीफ इंजर्ड होते हैं। लेकिन जो क्राइम होता है उसमें रेमेडी टू इच पनिश द ऑफेंडर्स, मतलब उसमें रेमेडी होता है लेकिन फिर भी पनिश किया जाता है। एंड टोर्ट लिटिगेशंस इज कंपाउंडेबल्स, टोर्ट जो होता है वह कंपाउंडेबल्स होता है, लेकिन क्राइम केसेज आर नॉट कंपाउंडेबल्स, क्राइम केसेज में कंपाउंडेबल नहीं होती। एंड इन द केसेज एक्सप्रेशन एज पर सेक्शंस 320 CRPC ऑफ IPC, मतलब IPC और CRPC के तहत उसे सज़ा दी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बिटवीन डिस्टिंक्शंस ऑफ टोर्ट और क्राइम समझ में आया होगा। टोर्ट और क्राइम में क्या अंतर होता है या उसमें संक्षिप्त में क्या बदलाव होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रीच एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, मतलब आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और टोर्ट क्या होता है। तो डिस्टिंक्शंस बिटवीन टोर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट, इट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटीज अंडरटेकन्स बाय द पार्टीज देमसेल्व्स, मतलब यदि कोई पार्टी हो गई, ठीक है, और वो कोई आपकी अंडरटेकन ड्यूटी ले ली, लेकिन यदि वह नहीं करती तो इस अवस्था में वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड टोर्ट की बात की जाए तो इट ऑकर्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ सच ड्यूटीज, मतलब यह तभी ब्रीच होता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी ड्यूटीज को ब्रीच किया जाता है। एंड अंडरटेकन बाय द पार्टीज बट विच द इम्पोज्ड बाय लॉ, मतलब यदि पार्टीज तोड़ तो देती है लेकिन लास्ट में इम्पोज्ड बाय लॉ कर दिया जाता है। एंड सेकेंड, इन कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में इच पार्टीज वॉच ड्यूटी टू द अदर्स, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के प्रति अपनी ड्यूटी को निभाती है। बट टोर्ट जो होता है, ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ ऑफ टोर्ट्स आर नॉट टुवार्ड्स एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स बट टुवार्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, यह पूरे संसार के हर एक व्यक्ति के लिए होता है टोर्ट, इसलिए इसे इंडिविजुअली डिवाइड नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज लिक्विडेटेड, मतलब जो डैमेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वह लिक्विडेट होता है, उसमें आप इतने समय में पैसे दे सकते हैं। बट डैमेज ऑफ टोर्ट इन लिक्विडेट होता है, ठीक है, अनलिक्विडेट होता है। और जो बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, इट प्रोस लिमिटेड रेमेडीज, इसमें कुछ लिमिटेड रेमेडीज होती हैं बट इसमें अनलिमिटेड रेमेडीज होती हैं। आज का अगला टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन द टोर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब टोर्ट ब्रीच में और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या अंतर है। अभी तो हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे ना, अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो इसमें टोर्ट में डैमेज ऑफ टोर्ट इज अनलिक्विडेट, जो डैमेज ऑफ टोर्ट होता है वो अनलिक्विडेट होता है, लेकिन यदि आप ट्रस्ट आप किसी का ब्रीच करते हो तो उस अवस्था में लिक्विडेट होगा। एंड
सेकेंड, लॉ ऑफ टोर्ट वाज पार्ट ऑफ कॉमन लॉ, मतलब लॉ ऑफ टोर्ट है वो जो पार्ट ऑफ कॉमन लॉ है, बल्कि आपकी जो लॉ ऑफ ट्रस्ट है पार्ट ऑफ द कैंसरी लॉ, मतलब कोर्ट ऑफ कैंसरी है। एंड थर्ड, टोर्ट इज पार्टली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब यह वास्तव में प्रॉपर्टी से भी संबंधित हो सकता है, बट ट्रस्ट इज ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब यह वास्तव में ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी होता है। आगे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे क्लास में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव, और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स।